हम लोग सेमेस्टर 3 में लॉजिक के बारे में पढ़ेंगे कि लॉजिक क्या है। इसके 4 यूनिट है, जैसा कि आपने सिलेबस देखा होगा। नहीं देखा होगा तो अपनी वेबसाइट, लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। सिलेबस के हिसाब से आपका सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 3 में जो सिलेबस है, जो टॉपिक्स हैं, और जो सेमेस्टर 4 में टॉपिक हैं, उसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। आप लोग देख के लगेगा कि सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी तो है, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण अंतर है वो ये है कि सेमेस्टर 3 में जो अभी तक जो नॉर्म्स है यूनिवर्सिटी का, या जो पैटर्न है, उसके हिसाब से हमको थियोरेटिकल पार्ट पढ़ना है। और सेमेस्टर 4 में क्योंकि हमको सभी ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन आएंगे, तो उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इसीलिए उसको उस दृष्टि से, सेमेस्टर 4 को उस दृष्टि से बनाया गया है, और सेमेस्टर 3 को सब्जेक्टिव दृष्टि से बनाया गया है कि आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे कि आप उसमें कुछ थोड़ा बहुत जो आप लिखते हैं जनरली, जो हमारा ओल्ड पैटर्न था उसके हिसाब से। लेकिन जो सबसे आपको इसमें महत्वपूर्ण बात है कि सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4, क्योंकि बिना आपको पढ़े कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी नियम, कोई भी कोई भी सिद्धांत पढ़े, आपको उसका डेरिवेशन, मतलब उसके बारे में क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, या कैसे हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, हल करेंगे, उसके बारे में आप नहीं बता सकते। इसलिए आपको उनके जो बेसिक प्रिंसिपल हैं लॉजिक के, वो तो पढ़ना ही है। तो सेमेस्टर 3 का और सेमेस्टर 4 का, दोनों सेमेस्टर में जो सिलेबस है, 4 4 यूनिट में डिवाइडेड है। तो जो पहला यूनिट सेमेस्टर हमारे 3 का, उसमें हमने इंडियन पार्ट रखा हुआ है, जिसमें आपको इन्फ्रेंस के बारे में पढ़ना है। इन्फ्रेंस मतलब अनुमान के बारे में पढ़ना है। तो अनुमान में 3 जिसके बारे में मुख्यतः पढ़ना है आपको, वो है न्याय दर्शन का अनुमान, और बौद्ध दर्शन का अनुमान, और तीसरा है जैन दर्शन का अनुमान। तो आज हम, क्योंकि आपने BA 1 में इंडियन फिलोसफी में थोड़ा बहुत चर्चा, विस्तार से भी चर्चा इस अनुमान के बारे में की होगी, जहां पर आपको स्पष्ट रूप से बताया गया होगा कि अनुमान एक भारतीय दर्शन में क्या है, एक ज्ञान का स्रोत है, क्या है, साधन है ज्ञान का। तो अनुमान ज्ञान का साधन है। इस अनुमान की प्रक्रिया क्या है, इसका प्रोसेस मतलब क्या है, और कितने प्रकार का होता है, और इसमें इसके हेत्वाभास क्या है। तो इन विषयों पर चर्चा हम लोग धीरे धीरे करेंगे आगे बढ़कर। देखिए, एक यहाँ पर, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, तो आप लोगों को भी कुछ असुविधाएं हो रही होंगी, और ऑब्वियस है कि सभी टीचरों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि और लॉजिक जैसे विषय में, क्योंकि बिना बोर्ड के बहुत मुश्किल होता है लॉजिक पढ़ाना। ठीक है, तो कैसे पढ़ाएंगे, लेकिन कोशिश है, प्रयास है, आप लोगों को थोड़ा बहुत फायदा हो। क्योंकि जो इस समय का सिचुएशन ऐसा है कि आपको खाली भी नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ तो कनेक्ट रहना है। स्टूडेंट और टीचर का यही एक रिलेशन होता है। तो हम लोग इस माध्यम से जुड़ेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप लोग को लगे कि हमको समझ में नहीं आ रहा सर अभी, और क्योंकि लॉजिक के साथ कुछ थोड़ा सा है, लेकुना है कि आप बिना बोर्ड के और बिना समझाए, बिना डेरिवेशन के आप इसको बहुत अच्छी तरह से नहीं पढ़ा सकते हैं। लेकिन आप लोग इसमें आश्वस्त रहिए, और डरिए मत, पैनिक मत रहिए, सेफ अपने घरों में रहिए। जब भी नॉर्मल सिचुएशन होगी, आपको हम पुनः महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उनको पुनः पढ़ाएंगे, जितनी समस्याएं होंगी बैठ के सॉल्व करेंगे। इसलिए लॉजिक में बिल्कुल मत डरिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। मैं आप लोगों सभी विद्यार्थियों को, जो नए बच्चे हैं, आश्वस्त करना चाहता हूँ। थ्योरेटिकल पार्ट तो चलिए, जो थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ेंगे ही, जो मेन इसका लॉजिक का पोर्शन है, उसके बारे में कहीं से कोई भी प्रॉब्लम हो,
कभी भी बेझिझक फोन में भी आप लोगों को सब फोन नंबर मेरे मालूम होंगे, उसके बारे में आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा अनुमान के बारे में जानते हैं कि अनुमान क्या है। अनुमान का यदि हम विश्लेषण करें या इसका शाब्दिक रूप से इसका सार्थक निकाले तो दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक है अनु और दूसरा है मान। अनु मतलब पीछे और मान मतलब ज्ञान। तो अनु मतलब पीछे, मान मतलब ज्ञान। तो किसी ज्ञान के बाद का ज्ञान क्या आशय हुआ कि इस जो ज्ञान हमको हो रहा है अनुमान के माध्यम से, उसके पीछे या उसके पूर्व में एक ज्ञान हमको हो चुका है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए न्याय दर्शन में विशेष कर से इस न्याय सूत्र में जो गौतम का प्रणेता गौतम है, आप लोग फर्स्ट ईयर से जानते होंगे। न्याय सूत्र में गौतम ने जब अनुमान की परिभाषा करते हैं तो वो लिखते हैं तत्पूर्वकम नुमानम। तत्पूर्वकम इमीडिएट पहले है, वो क्या है? अनुमान है। जिस इमीडिएट पहले के माध्यम से जो ज्ञान हो वो अनुमान है। ठीक है, तत्पूर्वकम जो पहले है, पहले का आधार है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण है कि भाई ये पहले का ज्ञान क्या, कौन सा ज्ञान है, पहले कौन सा ज्ञान हुआ है हमको। तो सामान्यतः आप लोग जानते हैं कि पहले जब भारतीय दर्शन में हमने जो आपके पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा, तो सिस्टम जब पढ़ाए गए हैं उसके जो सोर्सेस ऑफ नॉलेज पढ़ाए गए होंगे, तो परसेप्शन, अनुमान, ठीक है, वर्बल टेस्टिमनी, उपमान है, इसके बाद अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। ठीक है, इस हिसाब से आपको 6 सोर्स पढ़ाए गए होंगे। तो अनुमान में के पहले एक जो पूर्व ज्ञान की बात हो रही है, वो पूर्व ज्ञान अभी आप मान के चलिए कि पूर्व ज्ञान क्या है, वो हमारा परसेप्शन का या प्रत्यक्ष का ज्ञान है। ठीक है, अभी हम इसका जब धीरे धीरे इसको और आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में और अभी चर्चा करेंगे। तो इसमें तदपूर्वकम जब ये शब्द यूज आता है तो इसमें दो प्रकार के क्या है कि पहले हमको ज्ञान है। वो दो प्रकार के ज्ञान कौन से हैं, इसके बारे में आपको बताइए। तो दो प्रत्यक्ष हैं अनुमान किसके आधार पर आधारित है? अनुमान पूर्व के दो प्रत्यक्षों दो प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर आधारित है। ओके, पहला क्या है? पहला है लिंग का प्रत्यक्ष। ठीक है, लिंग प्रत्यक्ष क्या होता है? लिंग को आप हेतु के नाम से भी जानते हैं। हेतु के नाम के बाद देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण है, कुछ टर्मिनोलॉजी स्पेसिफिक होती है भारतीय परंपरा की या भारतीय दर्शनों में। ठीक है, जैसे लिंग, लिंगी, व्याप्त, व्यापक, परामर्श, व्याप्ति, ठीक है, परामर्श, परामर्श, ज्ञान, ज्ञान, ऐसे कुछ शब्द आएंगे, तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे शब्दों को आप सही मायने में सही अर्थों में समझेंगे और आप दिमाग में उसकी कॉन्सेप्चुअल जो क्लियरिटी है उसको आप बिठा लेंगे तो आप हमेशा उसको अच्छा कर सकते हैं। तो हमने बोला कि दो प्रत्यक्ष कौन से हैं? पहला हमने बोला एक लिंग प्रत्यक्ष। लिंग क्या है? लिंग हमने बताया हेतु। आप समझ गए लिंग हेतु होता है। हेतु क्या है? हेतु एक साधन है। अब साधन क्या है? तो साधन आपने जो एक जो प्रचलित इसका एग्जाम्पल है न्याय परंपरा का, तो उसमें आग और धुआं वाली चर्चा आपने सुनी होगी। तो हेतु क्या है आग और धुएं में? इसमें जो हेतु है वो धुआं है, स्मोक है। तो आप लोग को क्लियरिटी होना चाहिए कि हेतु क्या है, दिमाग में बसा ले। हेतु मीन्स, लिंग मीन्स स्मोक, धुआं। ठीक है, कई इसके नाम आपको जगह जगह अलग अलग बुक्स में अलग अलग पढ़ेंगे, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। लिंग जहां पे आया मतलब हेतु की बात हो रही है। हेतु मतलब साधन की बात हो रही है। साधन मतलब हमारा एग्जाम्पल में क्या है, वो साधन है धुआं। तो कह रहे हैं आपने धुआं, जो एग्जाम्पल पहले अभी कोट कर दे रहा हूं, बार बार ये एग्जाम्पल कोट करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हमने देखा कि पर्वत पर धुआं है। पर्वत क्या है?
एग्जाम्पल है पर्वत पर धुआं है, तो देखिए प्रत्यक्ष किसका हो रहा है, धूम का, मतलब का धुआं। पहला ज्ञान क्या हुआ, धुएं का ज्ञान। तो में बोला कि दो प्रत्यक्ष हो रहे हैं उसके पहले, तो क्या हो रहा है, पहला आपने देखा धुएं का, धुएं को आपने देखा, कहाँ देखा, पर्वत पर। अब क्या है, अच्छा, यहाँ पे आप हेतु की उपस्थिति रहती है, उसको हम पक्ष बोलते हैं। हेतु उपस्थित है, हेतु उपस्थित है, तो वो क्या हुआ, पर्वत हो गया पक्ष, हेतु हो गया, हाँ, पर्वत हमने हेतु देखा, पर्वत पर हमने धुआं की उपस्थिति देखी, एक ज्ञान, एक प्रत्यक्ष हो गया। और दूसरा प्रत्यक्ष क्या है, दूसरा कहता है हेतु और साध्य, मतलब साधन और साध्य या लिंग और लिंगी का संबंध देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब हमने कहा कि लिंग और लिंगी का संबंध, मतलब साध्य और साधन या साधन और साध्य का संबंध देखते हैं, तो उसकी उसको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। और पूरा जब एग्जाम्पल इसका कोट करते हैं तो कहते हैं पर्वत पर धुआं है, दूसरा है जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। और हम कंक्लूड कर देते हैं कि इसीलिए पर्वत पर आग है। देखिए अनुमान में क्या है, आप देख तो रहे हैं धूम को, धुएं को, और बता रहे हैं कि पर्वत पर आग है। तो मतलब हेतु को देखकर, धुआं को देखकर आग को आपने बताया कि वहां पर आग लगी है, वहां पे धुआं लगा है ऐसा नहीं बोलते हैं। जहां पे आपने धुआं उड़ते हुए देखा तो आपके मुंह से तुरंत निकलता है कि आग लग गई। ऐसा क्यों होता है, इसी में अनुमान, यही अनुमान है कि वो हम ये उसको डेराइव कर लेते हैं कि वो हमको पूर्व ज्ञानों पर आधारित ये हमारा ज्ञान है। और पूर्व में हमने बताया एक हेतु के दर्शन हो गए, धुआं उड़ते हुए हमने देखा और तुरंत हमने डिड्यूस कर दिया कि पर्वत पर आग है। तो और हेतु का और साध्य का, मतलब धुआं का और आग का, धुआं और आग का संबंध है। इस संबंध की हमको व्याप्ति, इस संबंध की प्राप्ति हमको कहाँ हुई होती है, पूर्व के प्रत्यक्षों में। क्योंकि हमने अपनी डे टू डे लाइफ में, हमारे पहले भी की जनरेशन में भी, हमारे पहले के पूर्वजों ने भी सामान्यतः हमेशा ऐसा देखा है कि जब हम, जहां पे धुआं होगा वहां पे आग है, मतलब धुएं और आग का संबंध रहता है हमेशा। ये प्रत्यक्ष में हमने देखा है, भूत में भी देखा है, वर्तमान में भी देख रहे हैं और भविष्य में भी ऐसा देखने को मिलेगा। तो इसीलिए दो तरह के जो प्रत्यक्ष हमने बताया अनुमान में, कि अनु प्लस मान। अनु जो दो प्रत्यक्ष है पूर्व ज्ञान, तो पहला हो गया हेतु का प्रत्यक्ष और दूसरा हेतु और साध्य का संबंध। इस हेतु और साध्य के संबंध को हम व्याप्ति का संबंध बोलते हैं। देखिए एक टर्म नया आ गया, व्याप्ति। जब आपसे पूछे कि व्याप्ति का संबंध क्या है, तो आप बोले किसके किसके बीच का संबंध है, धुएं और आग के बीच का संबंध। यदि हम थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर दें और बोल दें कि क्या व्याप्ति आग और धुएं का संबंध है, क्या व्याप्ति आग और धुएं का संबंध है, तो जो थोड़ा भी आपको जानकारी पिछले वर्ष की स्टडी में मिली होगी, आप तुरंत कहेंगे नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, ये आग और धुएं का संबंध नहीं है, बल्कि ये धुएं और आग का संबंध है। क्या कहने का आशय हुआ कि ये संबंध हमारा व्याप्ति संबंध किसके किसके बीच में है, साधन और साध्य के बीच में, मतलब हेतु और साध्य के बीच में, या लिंग और लिंगी के बीच में। ठीक है, व्याप्ति संबंध। अब हमने यहाँ पे आपको बताया कि क्या अंतर है, इसको भी आप जानते होंगे, लेकिन एक बार फिर रिवीजन को रिकॉल कर लीजिए
कि क्या मेरा आशा है कहने का कि आग और धुआं क्यों नहीं, और धुआं और आग क्यों। धुआं और आग को व्याप्ति संबंध कहा जाता है, और व्याप्ति संबंध एक ऐसा संबंध है जिसको हम लोग नियत साहचर्य संबंध बोलते हैं। ये यूनिवर्सल कॉन्कोमिटेंस है, मींस इसका एक्सेप्शन नहीं है। कौन शब्द यूज होता है वो क्या है, ये क्या निरुपाधिक है। व्याप्ति संबंध कैसा है, एक निरुपाधिक संबंध है। निरुपाधिक संबंध से आशय कि जिसमें कोई हमारी उपाधि ना हो, उपाधि रहित संबंध जो है। उपाधि रहित से क्या है कि जैसे हमने आपको बताया या आप लोगों ने जो पढ़ा उसमें हर जगह लिखा है कि व्याप्ति संबंध धुएं और आग का संबंध है, लेकिन कहीं पे आप जाएं और लकड़ियों गीला कर दें और धुआं ही धुआं वहां पे दिखाई दे और आग ना दिखाई दे, आप बोले गुरु जी आप कह रहे थे कि जहाँ पे धुआं होगा वहां पे आग होगी, क्योंकि धुएं और आग में तो व्याप्ति संबंध होता है, तो यहाँ पे तो केवल धुआं ही धुआं है, ऐसा क्यों। तो इसीलिए व्याप्ति संबंध को नियत साहचर्य संबंध कहा गया है, और इसको अनौपाधिक या निरुपाधिक संबंध के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब कि जो सामान्यतः बात है, कोई कंडीशन मत लगाइए, कोई उपाधि मत लगाइए। कोई उपाधि लगाने का मतलब जलावन, जलावन मीन्स लकड़ी, लकड़ी को गीला मत करिए। आपने कंडीशन लगा दी ना, लकड़ी को गीला कर दिए, फिर कहा आप धुआं है, आग नहीं है, तो ये इस तरह से नहीं। तो जहां भी आपको व्याप्ति संबंध मिलेगा वो नियत साहचर्य संबंध है, और कैसा संबंध है, ये निरुपाधिक संबंध है। बिल्कुल एकदम इसको आप एकदम माइंड में बना लीजिए। और दूसरा एग्जाम्पल यदि हम कोट करते हैं आग और धुएं का, ये कैसे नहीं है, आपको बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपके घरों से लेके बड़े कारखानों में, कि जहां पर तो होगी लेकिन धुआं नहीं होगा। जैसे आप रसोई घर का एग्जाम्पल देते हैं, आजकल जो गैस जल रही है, ठीक है, उसमें कहा आग रहती है लेकिन धुआं नहीं रहता है। अयोगोलक, आग का जो गोला होता है, ठीक है, फैक्ट्रियों में आप देखें बहुत, केवल जहां पे लोहा जलाने का काम हो रहा है तो केवल आग ही आग है, धुआं नहीं है। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे कि जहां पर सिर्फ आग हो और धुआं ना हो, लेकिन आपको एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि जहां पर धुआं तो हो लेकिन आग ना हो। तो इसलिए व्याप्ति संबंध इस अनुमान का रीढ़ है, मतलब उसकी नर्व है। बिना व्याप्ति के अनुमान संभव ही नहीं। तो हम लोग अपने पूर्व की बात में आते हैं। पूर्व में क्या कहा हमने कि अनुमान ज्ञान पे आधारित है, पूर्व ज्ञान के आधार सॉरी पूर्व ज्ञान पर आधारित है। पूर्व ज्ञान क्या है, वो या पूर्व प्रत्यक्ष क्या है। पूर्व प्रत्यक्ष दो है, एक क्या है धूम का प्रत्यक्ष, धूम मतलब क्या है, धूम लिंग, लिंग का प्रत्यक्ष या हेतु का प्रत्यक्ष, और दूसरा हेतु और साध, साध मतलब अग्नि, आग, आग का, इनके संबंध का एक सीधे सीधे हेतु का प्रत्यक्ष और दूसरा हेतु और साध्य के संबंध का प्रत्यक्ष। तो दो पूर्व ज्ञान हैं। इन पूर्व ज्ञानों के आधार पर ही हम अनुमान के बारे में सीधे सीधे बोल देते हैं कि आग लगी है या आग है, वहां पर आग गई। इस तरह से जो हम सामान्यतः कथन करते हैं, सामान्यतः बोलते हैं धुएं को देखकर, वो अनुमान की प्रक्रिया से ही हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी थोड़ा सा और हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि अनुमान को ज्ञान नहीं बोलते हैं, क्योंकि जब हम ये स्टेटमेंट करते हैं, जब ये कथन करते हैं निष्कर्ष के रूप में कि वहां पर आग है, तो ये अनुमति, अनुमति मतलब ज्ञान, अनुमिति, अनुमान से क्या प्राप्त हुआ, अनुमिति।
अनुमिति क्या है? ज्ञान है। ठीक, इसको हम लोग ज्ञान भी बोल रहे हैं, अनुमिति को, और ज्ञान का साधन भी बोल रहे हैं। भारतीय परंपरा में क्या है? अनुमिति ज्ञान भी है और ज्ञान का साधन भी है। तो इसीलिए अनुमिति को एक अनुमिति अनुमिति अनुमानम भी कहा गया है और अनुमिति करण अनुमानम भी कहा गया है। ठीक है, तो अनुमति के बारे में आपकी स्पष्टता होनी चाहिए कि जब आपसे कहा जाए कि सर ये अनुमान आप बता रहे हैं कि अनुमान में अनुमति मतलब हमको इस जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो ज्ञान भी है और ज्ञान का जिसके माध्यम से होता है वो साधन भी है। ठीक है, देखिए प्रोसेस है पूरा अनुमान का। अब इस प्रोसेस में आपको कई चीजें इसका ध्यान रखना है। तो जो इसका एक मुख्य रूप से एग्जाम्पल हमारा बन रहा है वो क्या है? सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं, ये बोलते हैं पर्वत पर धुआं है, फिर हमको व्याप्ति उसमें क्या है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। स्मोक और फायर का रिलेशन व्याप्ति संबंध है। दूसरा कथन क्या है? व्याप्ति संबंध। पहला पर्वत पर आग है, दूसरा पर्वत पर, दूसरा जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। इसीलिए निष्कर्ष के रूप में कह देते हैं कि पर्वत पर आग है। अब इस एग्जाम्पल को यदि जो निष्कर्ष के पहले के दो कथन हैं यदि हम उनको आपस में इंटरचेंज कर दें तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम इस ढंग से भी कह सकते हैं कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। ये क्या है? ये व्याप्ति संबंध है, पहला कथन। दूसरा कथन क्या है? पर्वत पर धुआं है। ये क्या है? पर्वत पर धुआं है। ये हमारी यहाँ पे एक शब्द नया हम बोल रहे हैं, क्या है? पक्ष धर्मता। पक्ष धर्मता क्या मतलब होता है? पक्ष में का जो धर्म है, पक्ष का धर्म क्या है? मतलब गुण, जो आप सामान्य भाषा में समझते हैं जो गुण है। तो पर्वत पर हमको क्या दिखाई दे रहा है? धुआं। तो धूमवान पर्वत क्या है? ये पक्ष धर्मता है। तो कहने का मतलब कि व्याप्ति का ज्ञान और पक्ष धर्मता का ज्ञान दो पूर्व ज्ञान है हमारे। देखिए दो टर्म आ गए, व्याप्ति का ज्ञान मतलब व्याप्ति के संबंध का ज्ञान, और पक्ष धर्मता का ज्ञान ये पूर्व प्रत्यक्ष है। तो हमारे पहले से हम जानते हैं या पहले हमने देखे हुए उस घर पर हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो नया ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कि पर्वत पर आग है, ये अनुमान है। तो आज आज इतना ही आपको केवल थोड़ा सा संक्षेप में बता, क्योंकि आज आपकी सबकी क्लास भी शुरू हुई होगी और आज लगा कंटिन्यूशन क्लास में है, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। जब कभी भी क्लास का मौका मिलेगा हम लोगों को अच्छी तरह से बोर्ड वोर्ड के साथ, तो और अच्छी तरह से इसको आगे ले जाएंगे। अभी इसमें अभी बहुत कुछ है अनुमान में, अभी हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो हमारे आज का केवल आशय यह है, आज की क्लास का आशय 20-25 मिनट की क्लास ही जनरली हम लोग करेंगे, मैं करूंगा खासतौर पर, क्योंकि इसमें इंटरेक्शन वाला लॉजिक की क्लासेस होनी चाहिए और होती भी हैं, लेकिन फिर भी हम लोग खाली नहीं रह सकते हैं। इसलिए आप लोग आइए, जरूर क्लास ज्वाइन कीजिएगा। तो हमारा एक संक्षिप्त में हम रिकैप कर लेते हैं कि अनुमान में क्या क्या हमने आज पढ़ा। पदों को जाना, पदों को जाना हमने आज, और कुछ नहीं किया। समझ लीजिए हेतु का एक नाम सुन लिया हमने, एक लिंग का नाम सुन लिया हमने, एक लिंगी का नाम सुन लिया हमने, एक साध्य का नाम सुन लिया हमने, एक व्याप्ति का नाम सुन लिया, पक्ष धर्मता का नाम सुन लिया, पक्ष का नाम सुन लिया। ये क्या है? बस इस क्लास का आशय यही है कि इन शब्दों को एकदम पकड़े रहिए आप। इन शब्दों को एकदम दिमाग में बैठा लिए। जब हमने बोला हेतु, तुरंत एक काम से आपने दिमाग से आप तुरंत एसोसिएट हो जाइए, हेतु मतलब धुआं। पक्ष, पक्ष मतलब आप तुरंत एकदम उससे एसोसिएट। जैसे बोला आग, आग मतलब साधन या लिंगी, क्या हेतु है? लिंगी आग या पहिनी,
फायर। ठीक। पक्ष धर्मता क्या है? पक्ष धर्मता पक्ष का जो धर्म है। पक्ष क्या है? पर्वत। पर्वत का धर्म क्या है? धूम। मतलब पक्ष, पर्वत में क्या है? धूमवान पर्वत। धूमवान पर्वत क्या है? पक्ष धर्मता। ठीक है। व्याप्ति क्या है? टर्मिनोलॉजी आ रही है, इसको आप अच्छी तरह से आज किताब में जाके जरूर आप लोग एक बार स्टडी कर लीजिए। इसके बाद भी कंफ्यूजन होगा तो मेरे मेरे पास जो आपके पास फोन नंबर है मेरा, इस गूगल मीट में भी आ रहा होगा, तो आप कॉल भी कर सकते हैं। कोई भी क्लियरिटी हो जरूर मुझसे आप संपर्क कीजिए। और आप अच्छी तरह से स्वस्थ रहें, घरों में सुरक्षित रहें। इसीलिए ये सब पूरा प्रयास है, सरकार के माध्यम से भी, विश्वविद्यालय के माध्यम से भी, हमारे विभागाध्यक्ष के माध्यम से भी। इसलिए आप लोग सुरक्षित भी रहिए और हम लोग आपस में कनेक्ट रहेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।